हॉस्पिटल से रिलेटेड या स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड समस्या है, गंभीर बीमारियों के इलाज से जुड़ी समस्याएं हैं, वो सुलझ जाएंगी। वो सपना देखते देखते लोगों की आंखें पथरा गई हैं। आज तक उस एम्स प्रोजेक्ट के लिए एक ईंट भी, नीम की ईंट जिसको कहते हैं, वो भी नहीं रखी गई है। सरकार उसके लिए भी, उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने के लिए भी शायद लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है, विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है कि उससे ठीक पहले वो नींव का पत्थर रख के और उसको राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। उसके अलावा ढेरों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको आप, चाहे वो रेवाड़ी में यहाँ बस स्टैंड की बात हो या एक पर्यटन स्थल बनना था उसकी बात हो, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको सरकार ने वादा तो किया, एम्स के लिए तो बजट का भी प्रावधान किया, लेकिन उसके बाद वो सारे प्रोजेक्ट्स आधार में लटके रहे, लोगों की मांगे कभी भी पूरी नहीं हुई। इसको देख करके लगता है कि सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल इस इलाके का भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के स्थानीय नेता भी जो हैं वो करना चाहते हैं। न इसके खिलाफ विपक्ष यहाँ का जो आवाज उठाता है, न इसके खिलाफ सरकार के जो यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हैं इस पूरे इलाके में आसपास से, वो कोई अपने सरकार को ये कहते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ये लगता है कि ये सारी मिलीभगत आपस में जो पुरानी पार्टियां हैं उनकी चलती रहेगी और लोग इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। आम आदमी पार्टी लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की शिक्षा से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उनको बहुत गंभीरता से देखती है, और इसलिए ये एम्स का मुद्दा हम हर प्लेटफॉर्म पर अब उठाएंगे और सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए। यहाँ जो बाकी अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर भी कहीं पर भी दवाएं नहीं मिलती, कहीं पर भी जो टेस्ट हैं वो नहीं होते हैं सही तरीके से, डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है सारी जगहों पर। स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आने वाली जनरेशन का भविष्य टिका हुआ है। इसलिए उन मुद्दों को सरकार को गंभीरता से लेना होगा। समय समय पर हम भी, हमारे साथी भी इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। यहाँ की जो स्कूल व्यवस्था है उसका बहुत बुरा हाल है। यहाँ के स्कूलों में ज्यादातर जगहों पे टीचर्स की शॉर्टेज है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर सुविधाओं की कमी होने की वजह से बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके हैं। उसका बहाना बना के सरकार उन स्कूलों को बंद कर देती है उसके बाद ना, जबकि होना ये चाहिए कि वो सरकार उन तमाम स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाए, टीचर्स मुहैया कराए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें। तो इन दो प्लेटफॉर्म पर तो सरकार पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। और तीसरा जो किसानों का महत्वपूर्ण मुद्दा है, सरसों की फसल को लेकर के सरकार ने पहले कहा कि हम 28 से खरीद शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कहा कि हैफेड खरीद करेगी। लेकिन अब हैफेड भी, हमें जगह जगह से ऐसी सूचना मिल रही है कि किसानों की सरसों की फसल को खरीदने में आनाकानी कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि उसमें जो नमी की मात्रा है वो सही नहीं होने की वजह से अभी नहीं खरीदा जा सकता। मुझे लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को पूरी तरह से एक मौका दिया जा रहा है कि वो किसानों का शोषण कर सकें, एमएसपी से कम दाम पर वो अब पहले अपनी खरीद पूरी कर लें, किसानों को लूट लें, और उसके बाद सरकार इस पूरे फ्रेम में एंटर करेगी और बाद में अपनी पीठ थपथपाने का काम करेगी। तो हमारी ये मांग है कि तुरंत प्रभाव से चाहे सरकार या किसी और सरकारी एजेंसी के थ्रू ये खरीद शुरू होनी चाहिए, और किसानों के ऊपर सारी जिम्मेदारी न डालते हुए एजेंसियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझ के किसान की फसल अगर आ जाती है मंडी में तो उसको खरीदना चाहिए और उसको एमएसपी पर खरीदना चाहिए या उससे अच्छे रेट पर खरीदना चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को और यहाँ के सभी लोगों को परेशान करते हैं। इसके साथ साथ मैंने जो पहले कहा कि यहाँ राजनीति होती है, हमेशा यहाँ के लोगों से वोट लिए जाते हैं लेकिन इनके काम नहीं किए जाते हैं, उसमें बहुत सारे मुद्दे जुड़ जाते हैं। वो अहिर रेजिमेंट की जो मांग लगातार इस इलाके से की जा रही है, उसको ना मानने का कोई कारण नहीं है, उसको कोई तर्क नहीं दे सकती सरकार उसके पीछे कि क्यों उसको नहीं माना जा रहा है। यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो देश की सेवा करते आए हैं, सेना में जाते रहे, एक गौरवपूर्ण इतिहास है इस पूरे इलाके का, और उसके बावजूद यहाँ से ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पक्ष में लोगों ने मतदान नहीं किया हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, दोनों जगह पे लोगों ने यहाँ से खूब समर्थन दिया सरकार को। उसके बावजूद भी जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी मूलभूत जरूरतें हैं और जो उनके गौरव से जुड़ी हुई मांगे हैं, उन सबको सरकार अनदेखी करती रही है, दरकिनार करती रही है। ये स्थिति बदलनी चाहिए, यहाँ के लोगों की आवाज को सरकार को सुनना चाहिए। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आज सिसोदिया की रिमांड जो खत्म हो रही है, जी दोबारा सिसोदिया की रिमांड आज खत्म हो रही है, क्या कहेंगे? जी देखिए, पॉलिटिकल केस पूरी तरह से आपने देखा होगा, कल भी एक नया केस कोई खोल करके कई साल पुराना कोई मामला उठा के सीबीआई ने कोई नया केस शुरू कर दिया है। ये पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष में की गई कार्रवाई है।
जिनमें अगर आपकी कोई एक एजेंसी जांच कर रही है तो अगर सीबीआई जांच कर रही थी उस मामले की, क्या जरूरत थी ईडी का केस दर्ज करने की? क्योंकि सीबीआई के केस में जमानत पे सुनवाई होनी है। मोदी जी चाहते हैं कि किसी भी हालत में मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को किसी भी हालत में जेल के अंदर रखा जाए, चाहे कोई कसूर हो या ना हो। 8-10 महीने से जांच कर रही है उनकी तमाम एजेंसियां। मैं तो खुली छुट्टी देता हूं भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के किसी छुटभैया नेता के यहाँ एक किसी हवलदार को या पुलिसकर्मी को भेज दीजिए, अगर उनके यहां से नोटों की गड्डियां न निकलें तो इस पर बहस करने के लिए हम दोबारा से तैयार हैं। लेकिन इनकी सारी केंद्रीय एजेंसियां लगने के बाद भी न मनीष सिसोदिया जी के यहां से बोलते हैं 10,000 करोड़ का कोई घोटाला हुआ है, 10 रुपए तो आज तक बरामद नहीं कर पाए उनके यहां से। सत्येंद्र जैन जी को 7-8 महीने से जेल के अंदर रखा हुआ है। जब कोर्ट के अंदर जज खिंचाई करते हैं एजेंसी की, तो एजेंसी कहती है जज बदल दीजिए, जज बदल दीजिए। तो जज बदलने की, ये तो हमने जीवन में पहली बार सुना कि जज बदल दीजिए अगर मेरा केस ठीक तरीके से मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो एजेंसीज अपनी क्रेडिबिलिटी का दुरुपयोग करके बार बार अलग अलग मामले दर्ज करके, एजेंसी अगर ये कहेगी कि अब मुझे इसमें रिमांड दे दीजिए, मुझे इसमें पूछताछ करनी है, मुझे इस केस में जांच करनी है, तो वो जो कानूनी पेचीदगियां उनका दुरुपयोग कर रही है एजेंसी, अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रही है। लोगों का विश्वास उठता जा रहा है इन एजेंसीज के ऊपर से। और जिनको सबसे क्रेडिबल एजेंसी कहा जाता था, सीबीआई का कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है। जितने बीजेपी के कार्यकाल में मामले दर्ज हुए उनके 1% मामलों में भी सजा नहीं करवा पाई एजेंसीज, कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई। इसका मतलब ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष में 2024 में जो उनको लगता है उनके खिलाफ देश में खड़ा हो सकता है, उनके खिलाफ आवाज उठा सकता है, उन सबको जेल के अंदर डालना चाहते हैं। ये तानाशाही रवैया है, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। अंग्रेज भी ये सोचते थे आजादी से पहले कि शहीद भगत सिंह को जेल में डाल दीजिए तो आजादी की मांग बंद हो जाएगी, फांसी चढ़ा दीजिए, आजादी मांगने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन इनकलाब जब उठते हैं तो वो इस तरह से जेलों से, लाठियों से, फांसी देने से खत्म नहीं होते हैं। एक मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, 1000 मनीष सिसोदिया पैदा हो जाएंगे। एक सत्येंद्र जैन को जेल में डालेंगे, 1000 सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, पार्टी मजबूती से जमीन पर अपना कार्य कर रही है। एक मेगा सदस्यता अभियान हमने हरियाणा भर में शुरू किया हुआ है। उसी संदर्भ में आज यहाँ कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे थे। 10 लाख सदस्य 10 अप्रैल तक आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर तैयार करेगी, जो जमीनी स्तर पे लोगों के हर मुद्दे के ऊपर, ये लोग कहते हैं कि लोगों के मुद्दों पर राजनीति मत करिए, बाकी सब चीज पे राजनीति करते हैं, जात पात पे करते हैं, धर्म पे करते हैं, हर चीज पे करते हैं, लेकिन कहते हैं जो लोगों के मुद्दे उन पे राजनीति मत करिए। आम आदमी पार्टी की विचारधारा है कि जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, उनकी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे हैं, हम उन्हीं पे राजनीति करते हैं और एक मजबूत संगठन तैयार करके उन सारे मुद्दों को हरियाणा में उठाएंगे, लोगों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक रेवाड़ी के अंदर नियुक्ति नहीं हो पाई है। मैंने वही आपको कहा कि 10 अप्रैल तक हमारा सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। जब एक बार हमारे सारे सदस्य पूरे हरियाणा में बन जाएंगे, उन्हीं में से कौन, किस सदस्य की क्या कुव्वत है, किस सदस्य की क्या मेहनत है, उसको देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष से लेके और गांव में बूथ लेवल तक के पदाधिकारी 15 अप्रैल के बाद आम आदमी पार्टी अनाउंस करना शुरू कर देगी और उसके 1 महीने के अंदर हम अपना पूरा संगठन हरियाणा के अंदर अनाउंस कर देंगे। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो 10 साल से संगठन नहीं बना पाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसका संगठन कागजों में तो है लेकिन जमीन पे लोग कट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से। तो हम एक मजबूत संगठन बनाएंगे जो लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचा सके और 2024 में बदलाव की नींव रख सके। सर, क्या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद अब डिप्टी सीएम बिहार का आज पूछताछ कर रही सीबीआई। कैनाल बना के आप हरियाणा में भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को दुरुस्त कर सकते हैं। न केंद्र सरकार इस पे काम कर रही कि पाकिस्तान का पानी रोक के हमको पानी दे दे। ये निश्चित तौर पे आपस में लड़ा के एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये दोनों पार्टियां इस बात की गारंटी है कि इस मामले को सॉल्व नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी जिस दिन इस स्थिति में हुई, तीनों जगह पे अगर हमारी सरकार होगी, हम इस मामले को तुरंत सॉल्व कर देंगे। साहब, क्या लगता नहीं है कि आप काफी लेट चल रहे हैं? महज 1 साल का समय रह गया चुनाव में। दक्षिण हरियाणा में कमजोर नजर आ रही है आपकी आम पार्टी, और कई जिलों की बात करें तो कई धड़ों में भी बटी हुई है। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे बताऊं, आप अगर इसको समझें कि किसी गठबंधन से, किसी राजनीतिक दल से सरकारें न बनती हैं न टूटती हैं, ये गलत फहमी होती है हम लोगों को। सरकारें तब बनती और बदलती हैं जब लोगों के अंदर इच्छा पैदा हो जाए किसी विचार के प्रति। आम आदमी पार्टी का विचार आज के दिन में गांव-गांव में लोगों के दिलों में बैठ रहा है। जितना मोदी सरकार हमारे नेताओं के ऊपर अत्याचार कर रही है, सारे लोगों को यह समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसका मतलब अच्छा हम कर रहे हैं।
आज के दिन में अगर आप देखें दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, और हरियाणा के अंदर 3-4 यूनिट के लिए व्यक्तियों को आत्महत्या करनी पड़ती है। मैं दमतान साहिब गया था कुछ दिन पहले, वहां का एक किस्सा था। कल परसों भी एक गांव में असंध की साइड में बहुत झगड़ा हुआ है पुलिस के बीच में और बिजली विभाग के कर्मचारियों, चोर साबित करने पर लगे हुए लोगों को। कहीं भी बिजली विभाग के लोग घुस जाते हैं, किसी की दीवार कूद के घर में घुस जाते हैं, आप कुछ बोलो आपके खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं। चोर साबित करने, सरपंच बोले सरपंच चोर, उनको कहते हैं भ्रष्टाचार कर रहे हो आप। तो मुझे लगता है कि आज तक मूलभूत सुविधाओं के ऊपर बात नहीं हुई। विचार महत्वपूर्ण है, विचार लोगों तक पहुंच चुका है, संगठन निर्माण हम कर रहे हैं। ये सरकारें लोगों को बदलनी है, लोगों के मन में आ चुका है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। नए विचार के साथ पूरे देश में लोग जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से मजबूत हो रही है। 17 प्रदेशों के अंदर हम अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। सर, दोबारा से किसान फिर मैदान पे आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हाहाकार मचा है, किसान सड़कों पर है, क्या कुछ करें? क्योंकि किसान प्रायोरिटी नहीं कभी भी सरकार की रहा। आजाद हिंदुस्तान में मैंने ये पहली सरकार देखी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसने 1 साल तक किसानों को सड़क पे बिठा के रखा। किस लिए? कह रहे हैं कि हमें आपको ये कानून देने हैं। किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए जी, और जो किसान मांग रहे हैं एमएसपी, वो आज तक नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। अगर इनको लोन माफ करना होता है तो अपने व्यापारी दोस्तों का कर देते हैं, किसान का नहीं करेंगे कभी भी। अगर किसी को, इनको तो ये भी बर्दाश्त नहीं है, मोदी जी खुले मंच से ये बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्री देके देश को बर्बाद कर देगा। खुले मंच से बोलते हैं कि ये फ्री की रेवड़ी देते हैं, फ्री की। इनसे बर्दाश्त नहीं होता 10 रुपए की सुविधा भी अगर किसी आम व्यक्ति को मिल जाए, किसान को मिल जाए। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, कैसे बर्बाद किया हमने देश को? मैं उदाहरण देके बताता हूं। हरियाणा में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। दिल्ली में हम क्या फ्री देते हैं? बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली में हम पानी फ्री देते हैं, दिल्ली में हम स्कूलों में शिक्षा फ्री देते हैं, दिल्ली में अस्पतालों में इलाज फ्री में देते हैं, दिल्ली में महिलाओं के लिए बसों में सफर फ्री है, दिल्ली के अंदर शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि हम देते हैं, दिल्ली के अंदर वृद्धों को हम फ्री में तीर्थ यात्रा कराते हैं। ये सारी चीजें फ्री देते हैं दिल्ली में। हरियाणा में इनमें से कुछ भी फ्री नहीं मिलता। उसके बावजूद 3 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर, 3 लाख करोड़ का। पंजाब में 1 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार थी, कुछ फ्री नहीं देते थे इसमें से। वहां पे 3,85,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गई है पंजाब में कांग्रेस की सरकार। और हमारी सरकार दिल्ली में इतना कुछ फ्री देते हैं, 1 नए पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर, 1 पैसे का भी कर्जा नहीं है। और पंजाब के अंदर 1 साल के अंदर हमने 16,000 करोड़ रुपए का कांग्रेस के टाइम का कर्जा उतार दिया, जबकि वहां बिजली फ्री कर दी, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि भी मिलती है, गांव-गांव में अस्पताल बन रहे हैं जहां इलाज फ्री में होता है। ये मूलभूत सुविधाएं देने से देश बर्बाद नहीं होता। देश बर्बाद होता है अपने व्यापारी दोस्तों के लोन माफ करने से। अगर किसानों के कर देते, अगर किसानों को एमएसपी दे देते, तो किसानों को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, क्या हरियाणा में क्या रहेगा? जो फ्री वाली बात कर रहे हैं, हरियाणा में क्या क्या मिलेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की नीतियां अलग अलग जगह पे अलग अलग नहीं है। हमारी मूलभूत विचारधारा वही है। हरियाणा के लोगों को भी जिस दिन सरकार आएगी उस दिन से हरियाणा के लोगों को भी 600 यूनिट, 2 महीने का बिल आता है हमारे यहाँ, 600 यूनिट फ्री यहां पर भी मिलेगा। उसी तरह से जैसे दिल्ली के अंदर शानदार स्कूल हैं, वैसे ही शानदार स्कूल हरियाणा में भी बनेंगे। प्राइवेट स्कूलों की मार नहीं झेलनी पड़ेगी लोगों को। उसी तरीके से जैसे फ्री में इलाज दिल्ली के अंदर मिलता है, यहाँ के अस्पतालों में भी शानदार इलाज फ्री में, दवाइयां भी, ऑपरेशन भी, सब कुछ फ्री मिलेगा। ये सारी मूलभूत सुविधाएं हर एक व्यक्ति को देना पूरे देश में, यही हमारी विचारधारा है। जब सबके पास मूलभूत सुविधाएं होंगी तभी वो देश के बारे में सोच पाएगा। अभी तो आदमी यही सोचने में व्यस्त रहता है कि अगले महीने का बिल कैसे भरूंगा, अगले महीने बच्चे की फीस कैसे भरूंगा, पानी का बिल कैसे भरूंगा, बिजली का बिल कैसे भरूंगा। इन्हीं सब चीजों में लोग उलझे रहते हैं। देश के बारे में किस वक्त सोचें? इसीलिए 75 साल आजादी के होने के बाद भी हम विकसित देश नहीं बन पाए। हमारे दादा पढ़ते थे किताबों में कि विकसित देश बनेगा भारत, एक दिन विकासशील देश है। फिर हमारे पिताजी ने किताबों में वही पढ़ा कि विकसित देश बनेगा, विकासशील देश है। फिर हमने किताबों में बचपन में वही पढ़ा कि हम विकासशील देश है, विकसित देश बनेंगे। आज हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो भी किताब में यही पढ़ रहे हैं, विकासशील देश। कब बनेंगे विकसित देश? जब तक मूलभूत सुविधाएं हर व्यक्ति को नहीं मिलती तब तक विकसित देश नहीं बन सकते। ये लोग हमको गलत मुद्दों में उलझाए हुए हैं 75 साल। हरियाणा में किसानों के लिए आपके लिए क्या रहेगा? देखिए, हरियाणा के किसानों के लिए भी, पंजाब के किसानों के लिए हम बहुत शानदार एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम सारी चीजों को विस्तार से बताएंगे कि कैसे किसानों की इनकम बढ़ सकती है, कैसे किसानों की मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। और जैसे हमने दिल्ली के अंदर, अगर आप पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन में देखें तो अगर फसल दिल्ली में खराब हो जाती है तो पर एकड़ मुआवजा दिल्ली का सबसे ज्यादा है। पहले ये क्या कहते थे? पहले ये कहते थे दिल्ली तो छोटा सा है जी, वहां खेती नहीं होती। हर चीज के लिए ऐसे ही कहते थे, दिल्ली में आपने कर दिया जी, और जगह नहीं कर पाओगे। हमने जो दिल्ली में किया पंजाब में करके दिखाया। हमने दिल्ली में सबसे ज्यादा मुआवजा किसानों को दिया तो बोले दिल्ली में खेती ज्यादा नहीं होती।
अब हम पंजाब के लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी ला रहे हैं जो पूरे देश के लिए नजीर बनेगी, पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगी। वैसी एग्रीकल्चर पॉलिसी हरियाणा के लिए भी लेके आएंगे, यहाँ के किसानों की सारी समस्याओं को उसमें सुलझाएंगे। सुकेश चंद्रशेखर पटियाला हाई कोर्ट में पेशी के दौरान कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति के वजीर है, एक एक करके पर्दाफाश करूंगा और अगली गिरफ्तारी केजरीवाल की। देखिए, हम तो इस चीज से खुश हैं कि मोदी सरकार को अपनी सारी सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस सबको इस्तेमाल करने के बाद भी वो 100 रुपए बरामद नहीं कर पाए, ना मनीष सिसोदिया जी के यहां से, ना सत्येंद्र जैन जी के यहां से। अब उनको किसकी जरूरत पड़ रही है? देखिए, दुर्भाग्य है देश का, वैसे इतनी होनहार एजेंसी होने के बाद भी उनको जो जेल में सजा काट रहा है, देश का सबसे बड़ा जालसाज कहा जाता है, देश का सबसे बड़ा फ्रॉड कहा जाता है, उस फ्रॉड की गवाही की जरूरत पड़ रही है मोदी जी को। मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि इतनी होनहार एजेंसीज, इतनी पावर होने के बाद भी, इतनी ताकत होने के बाद भी मोदी सरकार को एक ठग का सहारा लेना पड़ रहा है। हमें तो खुशी है इस बात की कि जितने ठग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये सारे हमारे खिलाफ बोलते हैं। इसी से लोगों को पता चलता है कि ये ईमानदार लोग हैं। अनुराग जी, इसी साल राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, तो क्या रहेगा? पूरी ताकत के साथ राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और मैंने जैसा आपको बताया कि देश के 17 अलग अलग प्रदेशों में हम अपना संगठन तैयार कर रहे हैं ताकि जमीन मजबूत हो सके। देश के लोग मन बना चुके हैं कि ये जो जनता विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना है, इसको बदलना है। हम ये चाहते हैं कि जिस दिन लोग ये मन पक्का करें और जिस दिन वोट करने के लिए निकलें, उस दिन आम आदमी पार्टी का संगठन, आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे देश में हो, ताकि लोगों के पास चुनने के लिए एक तीसरी नेशनल विचारधारा हो। हम एक नेशनल पार्टी बन चुके हैं बहुत छोटे समय में, और आज लोगों के पास कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाने का एक अवसर है। उनके पास एक मौका, एक नई विचारधारा है आम आदमी पार्टी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।